все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Is the aggressor. Putin chose this war. Now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. यूक्रेन को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने, जिसकी सनक ने पूरी दुनिया को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। और आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है और पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। कई महीनों तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले की किसी भी योजना से इनकार करते रहे, लेकिन गुरुवार को उन्होंने एक लाइव टीवी कार्यक्रम में यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। रूसी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के अन्य हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई। रूस की तरफ से कार्रवाई पुतिन के मिन्स्क शांति समझौते को खत्म करने और यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों में सेना भेजने की घोषणा के बाद की गई। रूस की तरफ से इन राज्यों में सेना भेजने की वजह शांति कायम करना बताया गया, जबकि आज की तस्वीर साफ बयां कर रही है कि यूक्रेन पर बारूद की बारिश रूस कर रहा है। रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन बॉर्डर के पास लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात किया था, जिसके बाद यूक्रेन पर हमले की अटकलें काफी वक्त से लगाई जा रही थी। हालांकि रूस लगातार इन अटकलों को खारिज करता रहा। अब जब हालात खराब हो चुके हैं और यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले की खबरें और तस्वीरें सामने आने लगी है, तो ऐसे में सबके मन में यह सवाल आता है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के बाद कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमलावर हैं। पुतिन ने इस युद्ध को चुना और अब पुतिन और उनका देश परिणाम भुगतेंगे। बाइडेन ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। बाइडेन ने कहा कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूक्रेन के कई एयरपोर्ट रूसी साइबर हमले के खतरे के चलते बंद कर दिए गए। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त रूस और यूक्रेन पर है। दोनों देशों चरम पर तनाव बना है और लगातार लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना की पकड़ मजबूत होती जा रही है और वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को राजधानी कीव पर कई मिसाइल और बम हमले हुए। रूसी सेना के लगातार हमलों से यह डर सताने लगा है कि वह जल्द ही 29 लाख की आबादी वाले इस शहर पर कब्जा कर सकता है। हालांकि यूक्रेन की ओर से रूस को करारा जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन ने रूसी सेना के एक फाइटर जेट को मार गिराया और लगातार लड़ाई जारी है। फिलहाल कहना मुश्किल होगा कि ये लड़ाई कब तक चलेगी, लेकिन जिस तरह का नजारा और जिस तरह के वीडियो फोटो सामने आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में कितनी तबाही हुई होगी। न्यूज इंडिया टीवी 9 ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज चल रही है और वो है यूक्रेन और रूस की लड़ाई। जी हां, जिस तरह तबाही की तस्वीरें आज हमारे सामने आ रही है और जिस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस तरह की तबाही यूक्रेन में मचती हुई नजर आ रही है, ये बेहद चिंताजनक है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार रूस और यूक्रेन क्यों लड़ाई कर रही है? ऐसी क्या आन पड़ी है जिसकी वजह से बात युद्ध तक चली गई? और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई रूस को जो यूक्रेन पर सीधा हमला कर दिया? क्योंकि रूस इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने युद्ध किया तो उसमें नुकसान रूस को भी होना है और नुकसान हो रहा है। रूस के शेयर मार्केट 50% तक गिर चुके हैं। रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है और अमेरिका ने जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, उससे रूस की कमर और टूट जाएगी।
लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आखिरकार रूस खून का प्यासा क्यों हो चुका है? क्यों यूक्रेन को तबाह करना चाहता है? इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस यूएसएसआर का एक अभिन्न हिस्सा था, यानी रूस एक बड़ा देश था जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। उस वक्त रसिया की पावर पूरी दुनिया में थी। हर बार जब भी दो देश लड़ते थे तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर रसिया उसमें अहम भूमिका निभाता था। उसका पावर था, उसकी ताकत थी। लेकिन 1991 में यह संगठन टूट गया, यानी सोवियत संघ का पूरा टुकड़ों में विभाजन हो गया और इसमें 15 देश अलग अलग बन गए। इन देशों में यूक्रेन भी शामिल था। रूस इस बात से भी भड़का हुआ है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो सदस्य बन जाता है तो फिर रूस के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी नाटो संगठन के जितने भी सदस्य हैं उसमें सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी रूस की चौखट पर आ खड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से रूस की एकता को, उसकी अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। रूस ने युद्ध करने से पहले अपना बयान जारी किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूक्रेन रूस का एक अभिन्न हिस्सा है। रूस यूक्रेन का अधिकार है और यूक्रेन को यह कोई अधिकार नहीं है कि वो नाटो संगठन में शामिल हो और रूस के लिए खतरा पैदा करे। यह बात आज से नहीं, लगभग 2008 से पहले भी रूस कहता आ रहा था। लेकिन यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल होने की जिद पर अड़ा था, क्योंकि यूक्रेन अपनी आजादी चाहता था। यूक्रेन चाहता था कि रूस उस पर अधिकार न जमाए, क्योंकि अगर वो नाटो का सदस्य नहीं बन पाया तो कल नहीं तो आज यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है, और आज वही स्थिति आई। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार अमेरिका ने यूक्रेन को झूठा दिलासा क्यों दिलाया? व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन हमारा हिस्सा है, यूक्रेन को जो चाहिए वो हम देंगे, लेकिन यूक्रेन किसी बाहरी विदेशी ताकत के झांसे में न आए जिससे रूस के ऊपर खतरा मंडराए। बार बार समझाने के बावजूद भी यूक्रेन नहीं माना और इसका नतीजा ये हुआ कि व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध की घोषणा कर दी और यूक्रेन पर हमला बोल दिया, और आज यूक्रेन की स्थिति दयनीय हो चुकी है। यूक्रेन लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन कब तक? क्योंकि यूक्रेन से पावरफुल है रूस। बड़ा भाई बड़ा होता है और छोटा छोटा होता है, तो लिहाजा यूक्रेन की स्थिति बेहद खराब है और ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है रूस। लेकिन रूस कब रुकेगा? सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर युद्ध होता है तो कितने दिन चलेगा? कब तक रूस लड़ेगा? कब तक खून खराबा होगा? दरअसल रूस का उद्देश्य है कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा किया जाए, ताकि रूस यूक्रेन को पूरी तरह से दबोच कर रखे और यूक्रेन भविष्य में ऐसा कोई भी निर्णय न ले जिससे रूस की सुरक्षा पर खतरा हो। इसलिए रूस ने मन बनाया है पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का। लेकिन यूक्रेन के इस कदम से नाटो देश भड़क चुके हैं। अमेरिका लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहा है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था भी गिरती जा रही है, उसका शेयर मार्केट भी टूटता जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके रूस अपने लक्ष्य को पाने से पीछे नहीं हट रहा है। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी हार मानने को तैयार नहीं है। रूस ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और वहां की सेना सरेंडर कर दे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह टक्कर तब तक चलेगी जब तक रूस के राष्ट्रपति हार नहीं मानते हैं। फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है।
रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच चुकी है। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। इसमें करीब 600 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है और अभी भी यह हमला जारी है। उधर अमेरिका और नाटो संगठन यह सोच रहा है कि रूस को कैसे रोका जाए, रूस से कैसे बात की जाए या किस तरह का दबाव रूस पर बनाया जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति में रूस पर दबाव बनता नजर नहीं आ रहा है और जो रूस को चाहिए वो लेने के लिए यूक्रेन पर धावा बोलता जा रहा है। लेकिन सवाल अब यह खड़ा होता है कि इस द्वंद्व युद्ध में भारत की क्या भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। करीब 25 मिनट बातचीत चली। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सारी बातें बताई कि किस तरह यह युद्ध हुआ, क्या स्थिति है, सारी बातें हुई। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों के प्रति भी कहा कि हमें छूट दी जाए जिससे यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों को हम भारत वापस ला सके। इस पर भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सहमति जताई है। कहा है कि हमारी तरफ से भारत को पूरा सपोर्ट है, वो अपने छात्रों को यहां से निकाल सकते हैं। तो क्या वाकई में नाटो देश यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे? और अगर नाटो देश, जिस संगठन में 30 देश शामिल है, दरअसल नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें 30 देश शामिल है। अगर इसमें किसी एक देश पर भी हमला होता है तो 30 देश उस देश पर हमला करते हैं जो कि नाटो सदस्य पर हमला करता है। यानी अगर यह लड़ाई नाटो और रूस के बीच हो गई तो यानी ये सीधी लड़ाई अमेरिका और रूस के बीच की हो जाएगी। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुला चैलेंज दिया कि अगर यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच कोई बाहरी देश आया तो उसका अंजाम इतना भयानक होगा कि इतिहास में उसने यह नहीं देखा होगा कि किस तरह की बर्बादी हुई। यानी पूरी तरह बर्बाद करने के मूड में है राष्ट्रपति। वाकई में यह भयानक स्थिति है जहां पर कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, कोई यह समझने को तैयार नहीं है कि अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो इसमें कितनी तबाही होगी और कहां पर इसका अंत होगा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरह की तनातनी और जिस तरह का माहौल आज यूरोप में बना है, जिस तरह की तनातनी रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती दिखाई दे रही है, यह बेहद चिंताजनक है। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 में यह तब्दील हो गया युद्ध तो यकीन मानिए इसे रोक पाना नामुमकिन होगा। और अगर ये रुकेगा भी तो सिर्फ तबाही करके रुकेगा और तब रुकेगा जब तक बेहद देर हो जाएगी। क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर देखे हैं, हमने देखी है तबाही जब जापान में नागासाकी पर परमाणु बम गिरा था, जब जापान बर्बाद हुआ था। आज भी जापान उससे उबर नहीं पाया। आज भी जापान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता है। आज भी वो जख्म भरा नहीं है जो जख्म अमेरिका ने जापान को दिया था, जो परमाणु बम ने दिया था। और सोचिए आज के परमाणु बम, न्यूक्लियर एटम कितने खतरनाक है। अगर किसी एक देश पर भी यह बम गिर जाता है तो महाविनाश होना तय है। इसलिए अमेरिका इस लड़ाई में सीधे इंटरफेयर नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर यह लड़ाई लंबे समय तक चली तो इसके दुष्परिणाम बेहद भयावह होंगे। फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहे न्यूज़ इंडिया TV 9 पर। नमस्कार।